Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our class. Moving coil as AC voltmeter numerical examples. Moving coil जब एज ए AC voltmeter इस्तेमाल होता है तो फिर उसमें यानी इंडक्टेंस और फ्रिक्वेंसी का एलिमेंट भी शामिल हो जाता है। तो उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स करते हैं तो आप लोगों को प्रैक्टिकली थोड़ा वो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि किस तरह यानी इंडक्टेंस इफेक्ट जब उसमें आता है तो उसको किस तरह कंपनसेट किया जाता है। ठीक है, और इसी तरह अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट बढ़ता है या कम होता है तो उससे यानी रीडिंग पे क्या असर पड़ती है, तो इसमें अगर कोई एरर आता है तो उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा। सो एज वोल्ट मीटर, ठीक है, ये जो है इसका वोल्टेज है V। ठीक है, और ये मूविंग कॉइल है। इसमें जो अपना इसका रेजिस्टेंस होता है वो स्मॉल r, और उसकी अपनी इंडक्टेंस जो है वो L है। सही है, और जो जो रेजिस्टेंस हम लगाते हैं एज ए मल्टीप्लायर, सही है, यानी इसकी वैल्यूज़ को एक्सटेंड करने के लिए तो उसको हम कहते हैं R। ठीक है, या इसको मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस भी कहते हैं। हमारी ये कोशिश होगी कि हम नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस लगाएं। सही है, नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस, ताकि इसमें कोई इंडक्टेंस ना हो। सही, ओके। सो ये मूविंग कॉइल का वो है इंस्ट्रूमेंट, स्मॉल r है और L है। ठीक है, इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो स्मॉल v, और इसमें वो जो वोल्टेज होगा वो इससे जो रह जाएगा वो होगा, यानी अगर ये पूरा v है तो v कैपिटल V माइनस द वोल्टेज ड्रॉप ओवर हेयर इज इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप ओवर हेयर। फॉर एग्जांपल अगर ये 10 है तो, और उधर जो है यानी ये, एक मिनट, फॉर एग्जांपल अगर ये 10 है, 10 वोल्ट है, और यहाँ पे 2 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे कितना होगा 10 माइनस 2 यानी 8 हो। सही, तो ये असल में ये है। ओके अच्छा, तो अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं हम। एग्जांपल ये कहता है कि 250 वोल्ट मूविंग आयरन वोल्ट मीटर takes a current of 0.05 ampere when connected to a 250 volt DC supply. Okay, the coil has an inductance of 1 Henry. Determine the reading on the meter when connected to a 250 volt 100 hertz AC supply. अच्छा, ये कह रहे हैं कि जब हमने इसको DC पे वो किया, सही है, DC सप्लाई दी 250 की, तब उसकी रीडिंग 250 ही आ रही थी। हमने 250 वोल्ट DC सप्लाई दिया और रीडिंग 250 वोल्ट ही आ रही। अब अगर हम 250 वोल्ट AC सप्लाई दे रहे हैं, जिसकी उस AC सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी है वो 100 हर्ट्ज है, अब रीडिंग क्या होगी? हम तो दे रहे हैं 250 वोल्ट, मगर रीडिंग क्या आएगी? वो जो डिफ्लेक्शन होगा पॉइंटर का, तो वो रीडिंग क्या देगा, वो किस वैल्यू पे रुकेगा? तो अब चूंकि इसमें देखिए, कल भी मैंने शायद आप लोगों को बताया था कि वैसे तो हम यानी R यूज़ करते हैं, आई इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर, मगर फिर यहाँ पे हम वी इज इक्वल टू आई जेड यूज़ करेंगे। सही है, तो जब DC था तो ये केस था। अब AC के लिए इन्होंने कहा है कि रीडिंग क्या होगी, तो हम जब DC था तो उस वक्त रेजिस्टेंस कितना था, उस रेजिस्टेंस को हम फाइंड करते हैं। when used as on DC supply, the instrument offers ohmic resistance only। ठीक है, यानी R वैल्यू थी उसमें, XL की वैल्यू नहीं थी। सही है, क्योंकि आपको पता है इंडक्टर DC के लिए शॉर्ट सर्किट का काम देता है। सही, सो हेंस रेजिस्टेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I। तो V कितना है, इन्होंने दिया है
250 और आई कितना है वो भी इन्होंने दिया है 2.05 एम्पेयर। इससे रेजिस्टेंस आ गई ये। अच्छा, अब हम जब एसी सप्लाई देंगे तो इसमें आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट आएगा, तो उसकी वजह से हम इम्पीडेंस यूज़ करेंगे। अब इम्पीडेंस कितना होगा 800 हर्ट्ज, तो आर प्लस एक्स एल। एक्स एल क्या फार्मूला है 2 पाई एफ एल, यही है ना। तो 2 पाई एफ आपको पता है 100 दिया है और एल इन्होंने दिया है 1 हेनरी। तो 2 पाई एफ एल, जिससे आंसर आया अब आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल स्क्वेयर होल स्क्वेयर रूट से आंसर आया ये। आपको पता है ना, ये यही फार्मूला होता है जेड को फाइंड करने का, ठीक है। सो 50 अब जो है वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा, सही है। तो अब हम इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से करेंगे, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अब अगर 250 यानी V और I का रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, ये कह रहे हैं कि जब वोल्टेज 250 था, ठीक है, और करंट हमें कितना मिल रहा था, करंट मिल रहा था 0। अच्छा, ये इन्होंने इसका वो किया है, वोल्ट और रेजिस्टेंस का किया है, सॉरी करंट का नहीं है, वोल्ट और एम्पेडेंस का, ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जब वोल्टेज 250 था, ठीक है, तो डीसी के लिए रेजिस्टेंस कितना था 5000 था। अब जब इम्पेडेंस 5039.3 है तो V की क्या वैल्यू होगी, तो आपको पता है ये रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है। इस ये तरीका होता है उसका, यानी इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह ही है जैसे आप कहते थे कि यानी 10 बंदे 100 रोटियां खाते हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल। वो आप लोगों ने रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़े होंगे। तो 1000 रोटियां कितने बंदों के लिए काफ़ी होंगी, एक्स, ठीक है। तो फिर आप लोग इस तरह के जो है वो करते थे। तो ये भी बिल्कुल इस तरह ही है, ठीक है। ये रेशियो प्रोपोर्शन इन एग्जांपल्स में 2-3 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, तो आप इसको समझने की कोशिश करें। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 250 इंटू 5039.3, 250 इंटू ये, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट, 250 जब 250 था तो इम्पेडेंस 5000 था। अब जब ये है तो कितना वोल्टेज होगा, सही। सो 5039 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 5000, सही है। यहाँ पे इन्होंने मेरे ख्याल में मिस्टेक किया है, सही सही ये है, ठीक। देखिए जब 250 था उस वक्त रेजिस्टेंस कितना था 5000 था। अब जब ये है तो इसके लिए हम वोल्टेज की रीडिंग फाइंड कर रहे हैं ना, तो इसके लिए वोल्टेज की रीडिंग फिलहाल एक्स होगी, सही है। तो फिर जो है यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और 5000 पे डिवाइड कर दें तो वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी, सही। ओके, ये दूसरा एग्जांपल है, ये भी उससे रिलेटेड है, एसी वोल्ट मीटर से। A spring controlled moving iron voltmeter reads correctly on 250 volt DC. Calculate the scale reading when 250 AC is supplied at 50 Hz. The instrument coil has a resistance of 4 500 ohm and an inductance of 1 Henry, and the series non-reactive resistance is 2000 ओम, ठीक है। यानी अगर हम फिगर की तरफ चले जाएं तो आपको ज़्यादा आसानी से चले पता लग जाएगा। इसकी वैल्यू इन्होंने दी है 500 ओम स्मॉल आर की, ये, ठीक है। और उसके साथ जो लगा हुआ यानी इंस्ट्रूमेंट कॉइल है ना, उस कॉइल का रेजिस्टेंस 500 और उसकी जो इंडक्टेंस है वो 1 हेनरी है, 500 और 1 हेनरी।
अच्छा, और सीरीज जो रेजिस्टेंस है जिसकी इंडक्टेंस नहीं है, ठीक है ना, तो ना इंडक्टेंस है और ना कैपेसिटेंस है। नॉन रिएक्टेंस का मतलब है कि ना उसमें इंडक्टेंस है इफेक्ट है ना कैपेसिटर इफेक्ट है, तो उसकी जो वैल्यू है वो 2000 है, यानी इसकी वैल्यू है 2000, इसकी 500, इसकी 1 हेनरी, ठीक है। अब कह रहे हैं कि पहले ये डीसी पे जब डीसी सप्लाई हमने दी थी तब रीडिंग 250 वोल्ट आ रही थी। अब 250 एसी 50 हर्ट्ज हम अप्लाई कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, अब रीडिंग क्या होगा, सही है। तो उसी जैसा वो है एग्जांपल है। अच्छा, और आप ये कह रहे हैं कि हमने इसको कंपनसेट किस तरह करना है। तो टोटल सर्किट रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर इज, आपको पता है रेजिस्टेंस, ठीक है, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, ठीक है। डीसी में आपको पता है सिर्फ रेजिस्टेंस ही हम कंसिडर करते हैं। तो आर प्लस कैपिटल आर, ठीक है। तो 500 प्लस 2000 ये है कितना, 2500 ohm. Since the voltmeter reads correctly on DC current supply, its full scale deflection current is, अब करंट फाइंड करें, I is equal to V divided by R। V आपको पता है इन्होंने दिया है कितना है 250, ठीक है, 250 DC ये। तो 250 डिवाइडेड बाय, हम सिर्फ R की वैल्यू लेंगे यहाँ पे, Z की वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि DC है। जब AC की बात आएगी फिर हम यहाँ पे R नहीं लेंगे बल्कि फिर हम Z लेंगे, सही है। अच्छा, तो करंट आया 0.1 एम्पेयर, ठीक, यानी ये वाला करंट आया 0.1 एम्पेयर, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, अब व्हेन यूज्ड ऑन एसी सप्लाई, अब जब एसी सप्लाई यूज कर रहे हैं तो अब एम्पिडेंस की बात आएगी, तो एम्पिडेंस आपको पता है ये फार्मूला है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। तो पहले हम एक्स एल फाइंड कर लेंगे, 2 पाई एफ इस दफ़ा इन्होंने दिया है 50 हर्ट्स और एल की वैल्यू है 1, ये यहाँ से 1। तो आर स्क्वायर इन टोटल आर ये प्लस 2 पाई एफ एल ये, ठीक है, इससे वैल्यू आ गई 2519 ओम। अब यहाँ से हम करंट फाइंड करेंगे। अब एसी के लिए करंट हम फाइंड करेंगे, तो अब V डिवाइडेड बाय Z, तो अब V वही 250, एसी भी 250 है ना, ठीक है, ठीक है, एसी भी 250 है, तो 250 डिवाइडेड बाय क्या ये Z, अब R नहीं होगा अब Z होगा। तो अब वैल्यू आ गई 0.099। यहाँ पे देखिए जब डीसी यानी जब इंडक्टेंस इफेक्ट नहीं था तो तब ये आया 0.1 एम्पेयर, और जब इंडक्टेंस इफेक्ट आया अब करंट आ रहा है 0.099 एम्पेयर। अच्छा, अब वोल्ट मीटर रीडिंग किस तरह होगी, अब यहाँ पे फिर रेशियो इन प्रोपोर्शन है, रेशियो इन प्रोपोर्शन अब इस दफ़ा जो है वो वोल्टेज और करंट का है। अब कह रहे हैं कि जब 250 वोल्ट डीसी अप्लाई की थी, ये डीसी की रीडिंग है, तो तब करंट कितना था, ये डीसी के लिए 0.1 एम्पेयर। अब जब हमने अब करंट एसी के लिए कितना आया है, ये आया है ना, जब हमने एम्पेडेंस यानी एक्सएल का इफेक्ट भी डाल दिया है तब करंट ये आया है। तो अब एसी के लिए करंट आया है 0.099। तो अब एसी के लिए वोल्टेज कितना होगा, तो फिर वही एक्स, फिर ये देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 250 इंटू यूनिट, जब डीसी 250 हमने दिया था तो करंट आया था 0.1 एम्पेयर यहाँ से, ठीक है, जिसमें सिर्फ रेजिस्टिव इफेक्ट था, वी ओवर आर हमने लिया था। अब यहाँ पे फिर वी हमने यहाँ पे जो है वी बाई जेड हमने लिया। तो अब जब ये इतना करंट है तो कितना वो रीडिंग आनी चाहिए, कि रीडिंग आएगी तो 0.099 इंटू 250 डिवाइडेड बाय ये, अब ये पहले एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर जाहिर बात है फिर उधर डिवाइड हो जाएगी, नहीं इस तरह होगा, आप लोगों ने ये किया होगा। 0.099 इज इक्वल टू 0.1 इंटू एक्स, यानी
इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने x फाइंड करना है तो 0.1 को इधर भी डिवाइड करें और 0.1 को इधर भी डिवाइड करें। और ये x क्या है हमारी, ये वो AC के लिए रीडिंग है। तो अब AC के लिए रीडिंग आ रही है 248, ठीक है, 248। तो अब क्या करें, ठीक है, ताकि ये जो है यानी इंडक्टेंस इफेक्ट की वजह से जो एरर आया है AC में, तो अब क्या करें। अब हम ये करेंगे कि आपको पता है कि इंडक्टेंस इफेक्ट जो है वो कैपेसिटर इफेक्ट से कंपनसेट होता है, ठीक है। तो इसलिए हम जो R है, कैपिटल R, उसके साथ हम कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में लगा देंगे। आपको पता है कैपेसिटर हमेशा पैरेलल में लगता है, ठीक है। तो पैरेलल में लगा देंगे और उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0.41 L/R²। ये इन्होंने डिराइव किया है, उस फार्मूला इन्होंने डिराइव किया, आप उस फार्मूला यूज़ करें। तो 0.41 इंटू एल की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू जो है वो जो सीरीज रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है, क्योंकि उसी के साथ हमने पैरेलल में लगाना है। ये देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ये इसकी वैल्यू 2000 है, इसके साथ हम लगाएंगे, ठीक है, सी। तो इस सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सी की वैल्यू ये होनी चाहिए, सी इज इक्वल टू L/1 प्लस √2 इंटू R²। या इस तरह अगर आप 1 प्लस √2 की वैल्यू फाइंड करें तो इससे, और 1 पे डिवाइड भी करें तो इसकी वैल्यू आएगा 0.41। तो 0.41 L डिवाइडेड बाय R², सही। अच्छा, तो ये वैल्यू फाइंड करें, पॉइंट इससे आए 0.1 माइक्रो फेराड, और इसी को आप लोगों ने इस इतनी ही कैपेसिटेंस की वैल्यू को आपने पुट करनी है ताकि क्या हो जाए, ये रीडिंग जो है, जो यहाँ पे रीडिंग एरर आया है वो फिर नहीं आएगा, फिर वो 250 ही आएगा, सही। अच्छा, एक और एग्जांपल है, और ये एग्जांपल टेम्परेचर कोएफिशिएंट से रिलेटेड है। ये कह रहे हैं कि द कॉइल ऑफ ए मूविंग आयरन वोल्टमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 5000 ओम। उसकी रेजिस्टेंस है 5000 ओम और टेम्परेचर है कितना, टेम्परेचर है 15 डिग्री सी, at which temperature it reads correctly when connected to a supply of 200 volt। सप्लाई हमने दिया 200 वोल्ट, रेजिस्टेंस उस कॉइल का है 5000 ओम और टेम्परेचर है 15। जब 15 टेम्परेचर तब रीडिंग ये दे रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ गया है, अब यही कॉइल सर्दियों में जब 15 डिग्री सी था तो रीडिंग आपको 200 दे रहा था। अब जो है टेम्परेचर बढ़ गया है 50, अब गर्मी आ गई, अब 50 डिग्री सी है, यही ही वोल्ट मीटर है। तो अब वोल्टेज कितना देगा ये बताएं, और इन दोनों में जो फ़र्क आ रहा है, गर्मियों और सर्दियों की जो रीडिंग है, इनमें जो एरर आ रहा है वो भी आप लोगों ने फाइंड करना है। और इन्होंने 15 डिग्री सी के लिए जो किसी, आपको पता है हर एक वायर का अपना टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट इसको कहते हैं कि वो टेम्परेचर से कितना इफेक्ट होता है, ठीक है। यानी अगर गर्मियों में या सर्दियों में अगर टेम्परेचर का चेंज आता है तो कोई भी कॉइल कितना कंट्रैक्ट होता है और कितना एक्सपेंड होता है, इसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और इसको अल्फा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और इसका फार्मूला ये है, अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिखा है अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, और ये अल्फा 1 यानी रेजिस्टेंस 1 के लिए है, ठीक है। तो अब अगर रेजिस्टेंस 2 के लिए आपने फाइंड करना है तो फिर आपको चेंज इन टेम्परेचर से सहारा लेना होगा, सही। अच्छा, तो अब इस
को सॉल्व करते हैं। ये है करंट एट 15 डिग्री सी। अच्छा, करंट इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ क्या दिया था, वोल्टेज और वो दिया था। देखिए ये रेजिस्टेंस दिया है और वोल्टेज दिया है सर्दियों के लिए। तो करंट कितना दे रहा है, तो करंट ये दे रहा है, करंट एट 15 डिग्री सी इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर, जिससे आया 0.04। अच्छा, तो अब रेजिस्टेंस एट 50 डिग्री सी इज, रेजिस्टेंस एट 50 डिग्री सी क्या होगा, यानी R2, ठीक है। टेम्परेचर तो दिया है गर्मियों का, अगर गर्मियों में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा उसका, ये नहीं दिया। तो R1 सर्दियों का रेजिस्टेंस है, सर्दियों का रेजिस्टेंस ये भी R1। गर्मियों का टेम्परेचर 50 डिग्री सी ये भी दिया है इन्होंने, और सर्दियों का टेम्परेचर कितना है 15 है, ये भी दिया है इन्होंने। तो इससे आप आसानी से R2 फाइंड कर सकते हैं। और सर्दियों के लिए जो वायर, जो वायर है, वायर तो खैर गर्मियों और सर्दियों के लिए दोनों की कोएफिशिएंट पर ये अल्फा ही होगी, ठीक है, क्योंकि एक ही वायर यूज़ हुआ है, तो इसमें 1 2 नहीं होगा। तो अल्फा की वैल्यू इन्होंने दी है, वो है 0.004, ठीक है। तो आप R2 यहाँ से फाइंड कर सकते हैं ना, पहले इसको इधर मल्टीप्लाई करें और फिर R1 को उधर ले जाएं, तो इससे आ जाएगा R1, चूंकि 2 दफ़ा होगा तो फिर इससे R1 इन्होंने कॉमन लिया है, R1 5 का है या R1 का है, यानी सर्दी वाला टेम्परेचर, ठीक है। तो R1 इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू ये T2 माइनस T1 से आया है। T2 आपको पता है 50 है, और 50 और T1 है 15, तो T2 माइनस T1 से आया है 35, सही। तो सारी वैल्यूज़ हैं, सर्दी वाला रेजिस्टेंस, और ये तो आया इससे T2 माइनस T1 से, और अल्फ़ा की वैल्यू है 0.004, सही। तो इससे गर्मियों में जो कॉइल का रेजिस्टेंस होगा वो यूँ होगा 5700, रेजिस्टेंस बढ़ गया। सर्दियों में इसी कॉइल की रेजिस्टेंस थी 5000, गर्मियों में अब टेम्परेचर चूँकि बढ़ गया है तो देखें गर्मियों में इसलिए लॉसेस भी ज़्यादा होती हैं इस टेम्परेचर के ट्रांसमिशन लाइन में, वो इसी वजह से, ठीक है। 5700, ठीक है ना। अब रीडिंग क्या होगा, ठीक है। तो अब रीडिंग के लिए इन्होंने ये फिर अच्छा, इसके लिए पहले करंट फाइंड करें। करंट जो है वो आएगा 200, यानी वोल्ट 200 है, डिवाइडेड बाय, पहले हमने 200 डिवाइडेड बाय 5000 किया था, अब 200 डिवाइडेड बाय 5700 करेंगे, सही है ना। तो इससे जो भी वैल्यू आएगी इसके लिए फिर हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन किस तरह होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन इस तरह होगा कि वोल्टेज का और करंट का रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। पहले हम सर्दियों वाला केस लेंगे, कोल्ड, ठीक है। कोल्ड के लिए टेम्परेचर वोल्टेज कितना था 200, ठीक है, और वो 200, और वो करंट कितना दे रहा था, ये वाला 0.04, ये रेशियो प्रोपोर्शन है, ठीक है। अच्छा, अब जो गर्म समर है, ठीक है, तो उसके लिए फिर करंट कितना है, ये यहाँ देखिए, यहाँ पे इन्होंने यहाँ से ये फाइंड किया, ये है 200 डिवाइड बाई 5000, ये आप फाइंड कर लें, एक ही वैल्यू लिख लें, या अभी फ़िलहाल रेशो में लिखते हैं, आपकी अपनी मर्जी है कि इन्होंने फ़िलहाल अभी रेशो में लिखा है। और यहाँ पे अब ये रीडिंग कितना देगा गर्मियों में, अब ये वोल्ट मीटर कितना रीडिंग देगा, ये अभी फ़िलहाल एक्स वैल्यू दे रहा है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, और फिर एक्स को फाइंड करनी है 0.04 पे डिवाइड करें, ठीक है। 200 इंटू 200 इंटू 200 डिवाइड बाई 5700, और आखिर में इस पे डिवाइड करिए, इससे आया ये वो वोल्ट मीटर जो सर्दियों में आपको 200 दे रहा था, ठीक है ना, 200, अब वो दे रहा है 175, गलत रीडिंग दे रहा है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर
कुछ की चेंज होने की वजह से। आपने जो स्प्रिंग यूज़ किया है वो ऐसा स्प्रिंग यूज़ किया है जो कि सर्दियों में और गर्मियों में उसका जो है वो हालत चेंज होती है। वो पहले वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन दे रहा था, 200 तक जा रहा था, अब जो है 200 तक नहीं जा रहा, अब 175 वोल्ट, ठीक है। तो एरर कितना है? एरर को फाइंड करने के लिए, ठीक है, सर्दियों वाला 175.4 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 200। अगर परसेंटेज में फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखें इस ये माइनस आया, माइनस का मतलब है कि ये इतने परसेंट कम वैल्यू दे रहा है। 12.3% एरर है, मगर वो एरर कम दे रहा है, यानी 200 से इतनी 12.3% कम है। अगर ये प्लस आ रहा तो इसका मतलब फिर ये होता कि ये 12% 200 से एक्सीड कर रहा है, ज़्यादा आ रहा है, मगर अभी ये एक्सीड नहीं कर रहा, उसमें कमी आ रही है, यानी इतना परसेंट कम आ रहा है गर्मियों के मौसम में। अच्छा, अब जो है यानी ये आखिरी एग्जांपल है। इंडक्टेंस दिया गया है, एल की वैल्यू दी है, और ये एल की वैल्यू जो है माइक्रो हेनरी में है, और ये इन टर्म ऑफ थीटा दिया है। थीटा क्या है? वेयर थीटा इज दी डिफ्लेक्शन इन रेडियन। डिफ्लेक्शन है, यानी जो जो पॉइंटर यहाँ से बिल्कुल जहाँ पे जाता है तो ये कितना एंगल तय करता है, इसको कहते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। यानी अगर ये 0 है और ये 200 है फॉर एग्जांपल, तो ये कितना एंगल इसने तय किया, तो ये एंगल जो है यानी डिफ्लेक्शन एंगल कहलाता है। सही है, फ्रॉम जीरो पोजीशन, जीरो से उस रीडिंग की पोजीशन तक ये थीटा रीडिंग दे रहा है, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग जिस स्प्रिंग की वजह से ये जो है यानी वो कर रहा है, डिफ्लेक्शन कर रहा है, उसका कांस्टेंट है 12 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय रेडियन, ठीक है। न्यूटन मीटर टॉर्क का है, और ये जो है यानी थीटा का है, तो मतलब है कि टॉर्क पर थीटा ये जो है यानी स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। अच्छा, फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन ऑफ द करंट। अच्छा, अब वो डिफ्लेक्शन जिस रीडिंग पे, ठीक है, जिस रीडिंग पे वो जा रहा है वो रीडिंग आप लोगों ने फाइंड करनी है यहाँ पे। यानी अभी यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे 200 लिखा है, मगर आप लोगों ने ये रीडिंग फाइंड करनी है। अगर हम करंट देंगे, कितना करंट देंगे, करंट इसको मिल रहा है 5 एम्पेयर का, सही। तो कितनी उसमें ये जाएगा रीडेंस, ठीक है। फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन, यानी थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है, सही। थीटा की वैल्यू को फाइंड, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी ये नहीं, ये तो इन्होंने दी है 5 एम्पेयर है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर 5 एम्पेयर तक ये जाएगा तो कितना एंगल इसने तय करना है, ये फाइंड करना है, ठीक है। ओके, तो एल की वैल्यू इन्होंने दी है, एल इज इक्वल टू एक इक्वेशन के फॉर्म में दी है, और वो है 10 + 5 थीटा माइनस थीटा स्क्वायर इंटू 10⁻⁻6 हेनरी। अच्छा, इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, क्योंकि टॉर्क के फार्मूले में डेरिवेटिव आता है, चेंज इन थीटा आता है। आपको पता है थीटा टॉर्क तभी अप्लाई होगा जब चेंज इन थीटा होगा, ठीक है। चेंज इन थीटा की वजह से टॉर्क अप्लाई होता है। सो एल इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा आप वो करें, आपको पता है इसमें थीटा नहीं है तो ये कांस्टेंट होगा थीटा के लिए, तो ये 0 आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। इसके साथ थीटा है वो कैंसिल हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा। इसका स्क्वायर है तो आपको पता है 2 नीचे आता है, और पावर के साथ एक माइनस होता है, 2 - 1, तो 2 - 1 से 1 आया, तो 2 थीटा यहाँ से आया, और इंटू 10⁻⁻6 एज इट इज़ आया। इससे आया, आप देख लें 5 - 2 थीटा इंटू 10⁻⁻6, ये डी एल ओवर डी थीटा है। अच्छा, लेट द डिफ्लेक्शन बी, आपको पता है इन्होंने कहा है कि डिफ्लेक्शन कितना है थीटा, ये जो थीटा इस इक्वेशन में दिया था, ये क्वेश्चन में भी इन्होंने कहा है कि ये वेयर थीटा इज द डिफ्लेक्शन,
ठीक है, इन रेडियंस। इसी थीटा को हमने फाइंड करना है। अच्छा, तो टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क क्या है, ये कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, इनटू थीटा। मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया ना कि न्यूटन मीटर पर रेडियन है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट यानी इससे आप अंदाज़ा लगा लें, टॉर्क पर थीटा ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो थीटा है वो किस चीज़ के बराबर है, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू थीटा की। टॉर्क इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लें, टॉर्क इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू थीटा, यही है ना। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट टॉर्क पर रेडियन के बराबर है तो टॉर्क किस चीज़ के बराबर होगा, रेडियन इनटू स्प्रिंग कांस्टेंट। ये स्प्रिंग मैंने लिखा, इसका मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, सो इधर देखें, टॉर्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन टॉर्क है ये, तो डिफ्लेक्शन टॉर्क इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू थीटा, ठीक है। और आपको पता है उसका यूनिट न्यूटन मीटर आता है। ओके, तो डिफ्लेक्शन टॉर्क का ये फार्मूला भी है। आल्सो डिफ्लेक्शन टॉर्क इज इक्वल टू हाफ आई स्क्वायर, इन टर्म ऑफ आई अगर आप फाइंड करना चाहते हैं, चेंज इन डिफ्लेक्शन, change in the inductance with respect to deflection, तो वो ये है। असल में हमने डी एल बाई डी थीटा फाइंड किया हुआ है ऑलरेडी, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो टॉर्क इसके भी बराबर है, टॉर्क इसके भी बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में भी बराबर हैं। तो 12 इंटू 10⁻⁻6 थीटा इज इक्वल टू हाफ आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा। हमारे पास आई की वैल्यू भी है, आई की वैल्यू देखें, देखिए आई की वैल्यू गिवन है 5 एम्पेयर, तो 5 इंटू ये 5 माइनस 2 थीटा इंटू 10⁻⁻6। अच्छा, तो सबसे पहले तो 10⁻⁻6 यहाँ पे भी है और 10⁻⁻6 यहाँ पे भी, इसी इक्वल टू के दोनों साइड पे है, तो इसलिए ये तो हो जाएगा कैंसिल। अब थीटा फाइंड करना है, तो इसकी कैलकुलेशन को आप ज़रा समझने की कोशिश करें। यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा, 12 थीटा रह जाएगा, ठीक है। तो 12 थीटा और यहाँ का जो 2 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो और ये जो 5 है वो इधर आ जाएगा, 5 स्क्वायर से आपको पता है 25 आता है, इज इक्वल टू, ये एज इट इज अपनी जगह पर रहने दें, 5 माइनस 2 थीटा, ठीक है। इन्होंने डायरेक्ट आंसर लिखा है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अच्छा, तो इससे 24 थीटा, 24 थीटा डिवाइडेड बाय, इससे आता है 25। अच्छा, इसको इधर ले आए, ये 2 थीटा है ना, इसको इधर ले आए, प्लस 2 थीटा, ये प्लस 2 थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 अपनी जगह पे रह जाएगा। ये इसको मैंने इसलिए इधर ले आया क्योंकि ये भी इंटर्म ऑफ थीटा है, ये भी इंटर्म ऑफ थीटा है, तो इससे एक थीटा बनाएंगे। 24 और 25 से आता है 0.96, 0.96 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 5, तो इससे आया 2.96 थीटा इज इक्वल टू 5। अच्छा, अब थीटा की वैल्यू क्या आएगी सर इस 25 के साथ जी, 25 क्या जी, सर 25 25 के साथ तो थीटा नहीं है, मतलब 4 थीटा डिवाइड बाई 25, तो तो मैंने, ये आपस में डिवाइड हो सकते हैं सर। क्यों नहीं हो सकते, ये तो सिंपल मैथ्स का रूल है, ठीक है। सही, 10x सही है सर। डिवाइडेड बाई 2, ठीक, इससे क्या आएगा, 5x आएगा, सही है सर। ठीक है। ओके, सो 0.96 थीटा प्लस 2 थीटा, सही है। तो 2 थीटा प्लस 0.96 से 2.96 थीटा इज इक्वल टू 5 और थीटा इज इक्वल टू, अब इसको इधर डिवाइड भी करें, इधर डिवाइड भी करें, तो 5 डिवाइड बाई 2.96, इससे आया थीटा की वैल्यू आ गई 1.689, और इन्होंने खुद कहा था कि ये रेडियंस में है, तो ये आ जाएगा रेडियंस में। समझ आ रही है आप लोगों को, ठीक है।
तो ये कुछ एग्जांपल थे मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकली पता लगे कि किस तरह टेम्परेचर से, गर्मी और सर्दियों के टेम्परेचर से किस तरह फ़र्क पड़ा था। ठीक है, इसी तरह किस तरह उससे फ़र्क पड़ा था, ये इंडक्टेंस के इफ़ेक्ट की वजह से किस तरह फ़र्क पड़ा था। ठीक है, और इसके अलावा हमने यानी इसको कंपनसेट करने के लिए क्या तरीका हमने अप्लाई किया, हमने वो कैपेसिटेंस लगा लिया। ठीक है, और कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है तो उसके लिए भी हमने फार्मूला वो किया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर जी जी। सर ये जो ऊपर 5 - 2 मल्टीप्लाई थीटा है, फॉर एग्जांपल इससे ये माइनस नहीं हो सकता है 3 थीटा, नहीं नहीं, और इसके साथ थीटा नहीं है। डिवीजन में जिस तरह। नहीं नहीं, डिवीजन हो सकती है मगर सब्ट्रैक्शन या एडिशन नहीं हो सकती। ठीक है, इसके साथ थीटा नहीं है। सही है सर। हाँ, अब देखें जब इसके साथ भी थीटा था और इसके साथ भी थीटा था तो तब ये दोनों ऐड हुए। ठीक है, सही है सर। हाँ, मगर अब जब इसके साथ थीटा नहीं है तो ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, 2x प्लस सही है टू सर। एज इट इज़ रहेगा। ठीक है ना, जैसे आप 2 तो कॉमन ले सकते हैं मगर ये ऐड नहीं हो सकता, x प्लस 1 इस तरह। ठीक है, सही है। अच्छा, इसके ओके अलावा सर। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, तो ठीक है, मैं एक असाइनमेंट भी अपलोड कर दूंगा आज, तो 1 हफ्ता टाइम है तो उसको भी आप लोग फिर सबमिट करें। ठीक है, कोशिश करें कि अपना अपना करें, ओके सर। हर एक का अलग अलग होना चाहिए। सही है, यस, ओके, ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू।